लास्ट क्लास में हम लोग बात कर रहे थे कलर ऑफ कॉम्प्लेक्स की, है ना, कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कैसे देता है कलर, उसका क्या रीजन है। कलर की थोड़ी सी बात कर लेते हैं, बात हो चुकी है पर उसको थोड़ा सा एक बार और एक्सप्लेन कर देते हैं, इनको समझ नहीं आ रहा। कलर कैसे आता है किसी भी कॉम्प्लेक्स में, जैसे मान लीजिए कि ये ऑर्बिटल है T2G और ये है मान लीजिए EG ऑर्बिटल, है ना। अब G लगाया है तो मतलब ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की बात हो रही है। कोई ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, मान लीजिए इसमें कोई इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, है ना, और ये क्या एब्जॉर्ब कर ले बाहर से, सनलाइट से ये क्या करे, एनर्जी एब्जॉर्ब कर, ठीक। अगर ये एनर्जी एब्जॉर्ब करके, ये तो लोअर एनर्जी के ऑर्बिटल है और ये हायर एनर्जी के हैं, दो एनर्जी कैटेगराइजेशन हुआ था। 5 ऑर्बिटल थे, 5 में से 3 की एनर्जी कम हुई, 2 की बढ़ गई। तो जिनकी एनर्जी कम है उसका इलेक्ट्रॉन अगर आपका एच न्यू को एब्जॉर्ब करता है, सनलाइट की एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है और एब्जॉर्ब करके मान लीजिए हायर वाले में चला जाए, ये इलेक्ट्रॉन उठ करके कहाँ चला जाए, हायर वाले में चला जाए, तो इसको हम लोग, इस फिनोमिनन को हम कहते हैं डी डी ट्रांजिशन। इस फिनोमिनन को हम क्या कहते हैं, डी डी ट्रांजिशन। ट्रांजिशन क्यों बोला, एक जगह से दूसरी जगह गया, एक डी ऑर्बिटल से दूसरे में गया, यानी कि लोअर एनर्जी डी ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, हायर एनर्जी डी ऑर्बिटल में चला गया, इसी को बोला गया डी डी ट्रांजिशन। तो आप बोलोगे इससे कलर कैसे दिखाई देगा, अब ये ऊपर चला गया तो वहां पे स्टेबल तो रहेगा नहीं, फिर ओरिजिनल स्टेट में आने की कोशिश करेगा, जब ओरिजिनल स्टेट में आएगा एमिट कर देगा, तो क्या दिखाई देगा इसका, एक, अगर वो रेंज विजिबल स्पेक्ट्रम में है तो उसमें क्या दिखाई देगा हम लोगों को, एक कलर दिखाई देगा। तो आपसे पूछे वो पूछते हैं व्हाट इज डी ट्रांजिशन और इस वजह से कॉम्प्लेक्सेस में क्या चेंजेस आते हैं, तो आप बताएंगे लोअर एनर्जी डी ऑर्बिटल से हायर एनर्जी डी ऑर्बिटल में जब इलेक्ट्रॉन एनर्जी को गेन करके मूव करेगा, ट्रांजिट करेगा, तो इसी को बोलते हैं डी डी ट्रांजिशन। और इसी की वजह से कॉम्प्लेक्सेस कैसे होते हैं, कलर्ड होते हैं, कलर्ड आयंस बनाते हैं, कलर्ड कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं, है ना। ये चीज हम लोग डी एंड एफ ब्लॉक जब पढ़ेंगे तो वहां पे भी पढ़ेंगे, वहां पे हम लोग वहां पे ज्यादा कलर्ड कंपाउंड नहीं है, कलर्ड कंपाउंड डी ब्लॉक की प्रॉपर्टी है, ट्रांजिशन एलिमेंट की प्रॉपर्टी है, लेकिन वहां पे भी जो अगर किसी कंपाउंड में कलर आएगा तो वहां पे स्पेशल फिनोमिनन होता है, उसको बोलेंगे एफ एफ ट्रांजिशन। वहां पे एफ ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन जो है लोअर एनर्जी वाले से हायर में जाए, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, डी डी ट्रांजिशन। क्लियर है बात, किसी को नोट करना है एक लाइन तो नोट कर लीजिए, नहीं करना है तो अगले टॉपिक पे चलते हैं। कोई नोट कर रहा है, गार्गी क्या कह रहे हो, हम्म, क्या स्ट्रॉन्ग फील्ड लेकिन ले आए और एनर्जी बाहर से कोई ना मिले, नहीं, ट्रांजिशन होने के लिए एनर्जी तो चाहिए ना। स्टेबिलिटी कांस्टेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स, स्टेबिलिटी कांस्टेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स।
ध्यान से देखो, जैसे मान लो हम बोल रहे हैं कि ये कॉम्प्लेक्स है K4FeCN होल 6, ये कॉम्प्लेक्स है। ये मान लीजिए ऐसे टूटता है 4K प्लस और 6CN माइनस में, अभी नोट ना करें, ध्यान से सब 4K प्लस और 6CN माइनस में, है ना। तो अगर ये फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए हम K लिखे तो हम लोग कह सकते हैं कि K प्लस और CN माइनस की पावर 6 और नीचे आ जाएगा K4FeCN होल 6। ये ले सकते हैं कॉन्सेंट्रेशन हम लोग, ये K निकलेगा इसका, है ना। ये शो कर रहा है डिसोसिएशन को, टूटने को शो कर रहा है ना, डिसोसिएशन को शो कर रहा है। तो ये जो K होगा इसको बोलोगे आप डिसोसिएशन कांस्टेंट, है ना। लेकिन हम लोग बात किसकी कर रहे हैं, स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं। क्या, हाँ कर लीजिए, ठीक है। तो ये हम लोग बात कर रहे हैं टूटने की, तो डिसोसिएशन कांस्टेंट, लेकिन हमें क्या बात करनी है, स्टेबिलिटी की। तो ऑब्वियस सी बात है, स्टेबिलिटी जो होगी वो क्या होगी, अपोजिट होगी डिसोसिएशन के, है ना। टूट रहा है या स्टेबिलिटी का मतलब बन रहा है ना। तो अगर इसका हम रिवर्स रिएक्शन लिख दें, रिवर्स रिएक्शन अगर हम इसका लिख दें, ये लिख दें, ये रिएक्शन अगर हम लिख दें और इसके लिए K निकालें, K डैश लिख देते हैं, इसको बीटा भी लिखते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं स्टेबिलिटी कांस्टेंट। इसको क्या बोलते हैं, स्टेबिलिटी कांस्टेंट। ये जो डिसोसिएशन कांस्टेंट है इसका क्या होगा, रिवर्स होगा, अपोजिट रिएक्शन है तो रिवर्स ही होगा। और बीटा कैसे निकलेगा, अब की बार K4FeCN होल 6 इधर आ गया और K प्लस ये ऊपर आ गया। क्लियर है बात। तो ये जो बीटा है ये कहलाता है आपका स्टेबिलिटी कांस्टेंट, नोट कर लीजिए। फिर इस पे क्वेश्चन करते हैं K1 K2 से रिलेट कर। इसको हमने CN में कैसे तोड़ दिया, ये तो टूटेगा नहीं ना। वेट वेट वेट, किसी ने बोला नहीं, इसको सीधे CN में कैसे तोड़ सकते हैं, ये तो टूटता नहीं है ना ऐसे। नोट हो गया, सुहाने का नोट हो गया होगा, सबका ही हो गया। इसको हमने इसमें कैसे तोड़ा, इसमें टूटेगा ना, क्यों जी, गड़बड़ हो गई ना। यहाँ पे भी CN माइनस ना लिखें, क्यों अथर्व, ध्यान नहीं था आपका इस पे, सोच रहे थे आप, तब तक गड़बड़ हो गई।
तब यहाँ पे ना क्या हाँ -4 चार्ज आ रहा है ना उसके ऊपर। क्या कह रहे हैं? हाँ हाँ, एक और बड़ा ब्रैकेट बना दो। वो तो ये कॉम्प्लेक्स को शो कर रहे हैं ना हम लोग। केसी लिखते हैं तो एक ब्रैकेट तो कंसंट्रेशन को डिनोट करता है ना, उसके ऊपर एक बड़ा ब्रैकेट बना देंगे। एसी, केसी एंड एसी। बच्चे हमारे बहुत ही कमजोर हैं। बच्चे मन के सच्चे। मुद्दे की बात क्या थी, क्या समझ में आई? मेन बात ये थी कि के जो लिख रहे हैं हम लोग डिसोसिएशन कांस्टेंट, उसका रिवर्स जो होगा वही क्या हो जाएगा, स्टेबिलिटी कांस्टेंट, है ना। ये इतनी लिखा पढ़ी करी वो अलग चीज है, मेन मुद्दे का मतलब यही था। एक बार ये क्वेश्चन आया तो इस क्वेश्चन में क्या हुआ कि स्टेबिलिटी कांस्टेंट पूछ लिया, है ना। अब वो स्टेबिलिटी कांस्टेंट ऐसे कभी बताया नहीं जाता था क्योंकि छोटा सा टॉपिक था। मैं सोच रही थी एनसीईआरटी में होगा, उसमें भी नहीं है। जिन बुक्स में है वो भी एकदम छोटा सा टॉपिक है, तो इस पे ध्यान नहीं गया। तो कुछ बच्चों ने तो दिमाग लगाया कि ये डिसोसिएशन कांस्टेंट है तो इसका रिवर्स स्टेबिलिटी हो सकता है, क्वेश्चन निकाल लिया। कुछ बच्चों ने क्या किया, नहीं आएगा तो क्या करेंगे, छोड़ दिया कुछ बच्चों ने। फिर आए तो पता लगा अरे यही था, इजी था ना। अगर 2-3 रिएक्शन दिए हुए हैं, अब वो सवाल ही मिल जाए तो वही करा देना, एग्जाम्पल देने से अच्छा है। अब कार्बोनिल कराना है ना, सिनर्जिक बॉन्डिंग करानी है, कार्बोनिल कराना। जितने एनसीईआरटी में मेटल कार्बोनिल होंगे, जितने स्ट्रक्चर दिए सबका रट्टा लगा लेना, बना बना के 2-2 4-4 बार। उससे स्ट्रक्चर से क्वेश्चन दे रहे हैं, इजी इजी क्वेश्चन स्ट्रक्चर से। स्ट्रक्चर आता है तो सवाल हो जाएगा, नहीं आता है तो अरे मिल जाओ भाई, 20 या 21 में आया, कब आया, आ गया। सवाल कर लीजिए इस पे, 4 साल पहले ही आया। ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट फॉर कॉम्प्लेक्स आयन दे रखा है। ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट फॉर कॉम्प्लेक्स आयन, कॉम्प्लेक्स आयन है CuNH3 होल 4 प्लस 2 इज 2.1 into 10 raised to power 13, the overall dissociation constant, ओवरऑल डिसोसिएशन कांस्टेंट पूछा है। इज y into 10 raised to power -14। y की वैल्यू निकालनी है, नियरेस्ट इंटीजर वाला क्वेश्चन है, निकल जाएगा।
ओवरऑल समझ रहे हैं ओवरऑल का क्या मतलब है, क्यों ओवरऑल वर्ड यूज किया गया है? वाई का आंसर निकालना ना, वाई वाई निकालना। क्या आ रहा है? एक ही आएगा ना, नियरेस्ट इंटीजर में एक ही निकालेंगे ना आंसर, कि दो निकालेंगे? आंसर निकालिए बहन, आंसर निकालिए। सुहानी, पीयू, ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट, ओवरऑल डिसोसिएशन कांस्टेंट पूछा, आंसर निकाल लेते हैं फिर ओवरऑल का मतलब बता। स्टेबिलिटी कांस्टेंट दिया है, बीटा दिया हुआ है, क्या निकालना है आपको? डिसोसिएशन निकालना है, के निकालना है, तो बीटा का रिवर्स होता है पता है, तो लगा दिया, यही है ना। ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा? 2.1 है। अब इसको 14 कर लें, 10 से मल्टीप्लाई करके, कर सकते हैं? हम्म, -14 बनाना, -14, -14 बनाना चाहते हैं इसलिए पूछ रहे हैं। वही तो हम भी कह रहे थे, ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर दो, जैसे तुमको इजी, हमको मैथ्स नहीं आती है, जैसे तुमको इजी हो वैसे बता, वैसे ही बता दीजिए, वैसे ही हम कर देंगे। बोलिए आंसर क्या आएगा इंटीजर में, बता दीजिए। 5 इंटू 10⁻⁻14 आएगा। 5 कैसे आ रहा है? 21 है तो। अच्छा नियरेस्ट में ले लेना, तो y इज इक्वल टू 5 आ जाएगा। ठीक है, खुश? बस बस, इतना डिस्कशन नहीं करना, बात समझ में आ गई? इतना डिस्कशन थोड़ी, हर्ष इतना डिस्कशन थोड़ी, मैथमेटिकल बात हो रही है उसमें। ओवरऑल का मतलब समझा दें। चलिए, आ गया सबको ऑनलाइन? बादल, बादल तो आजकल बोल ही नहीं रहे। बादल बरस रहे हैं, बादल बरस रहे हैं बस। ओवरऑल का क्या मतलब है देखो, जैसे ये दे रखा है ना CuNH3 होल 4, और चार्ज कितना था? +2, है ना। अगर डिसोसिएशन की बात करो तो ये, अगर इसको तोड़ो, अगर इस कॉम्प्लेक्स को तोड़ो तो ये ऐसे टूटता है, Cu, एक बार NH3 एक बाहर जाएगा, एक बार एक लिगेंड बाहर जाएगा, डिसोसिएशन की बात कर रहे हैं। फिर मतलब अगर ये पूरा ये टूटता है कॉम्प्लेक्स तो कई स्टेप्स में टूटता है, जितने NH3 है ना तुम्हारे, ये सारे एक एक करके बाहर जाएंगे, होल ट्वाइस बनेगा, एक एक लिगेंड अलग हो रहा है, डिसोसिएशन है ये। फिर होल ट्वाइस से क्या बनेगा? एक NH3 आ जाएगा, फिर लास्ट स्टेप में क्या होगा? ये पूरे इसके डिसोसिएशन की रिएक्शन है,
पूरा डिसोसिएट कैसे हो रहा है, मतलब जो कॉम्प्लेक्स है वो पूरा टूट गया, मेटल और लिगेंड अलग हो गए। अगर ध्यान से देखो तो ओवरऑल में 1 2 3 4 अमोनिया अलग हो गए, यानी सारे लिगेंड अलग हो गए, कॉपर अलग हो गया लास्ट स्टेप में। और कितने स्टेप में टूटा, 4 NH3 थे तो 1 2 3 4 स्टेप में टूटा, है ना। अगर सबको जोड़ोगे, अगर सबको ऐड अप कर दोगे तो ऐड करोगे तो क्या बनेगी फाइनल इक्वेशन, अगर सबको ऐड करोगे तो फाइनल इक्वेशन क्या बनेगी, जब इन सबको जोड़ोगे तो ये वाला और ये वाला सेम है लेफ्ट और राइट में तो कट जाएगा, ये और ये सेम है तो ये कट जाएगा, ये और ये सेम है तो ये कटेगा, है ना, सारा कटेगा। तो इसका मतलब फाइनल इक्वेशन क्या मिलेगी हमको, CuNH3 होल 4 +2, ये डिसोसिएट हो रहा है Cu+2, और ये तीनों कट जाएंगे क्योंकि इधर राइट हैंड साइड में भी है लेफ्ट हैंड साइड में है। जब इक्वेशंस जुड़ती हैं तो लेफ्ट से लेफ्ट, राइट से राइट जुड़ेगा और 4NH3 बन जाएगा। यानी कि डिसोसिएशन कैसे हो रहा है, डिसोसिएशन कांस्टेंट हम किसको कह रहे हैं, जिसमें जो कॉम्प्लेक्स आयन है वो टूट जा रहा है, सेंट्रल मेटल और लिगेंड को अलग कर दे रहा है। इसको, इस पूरी इक्वेशन जो लास्ट इक्वेशन है, इसके लिए जब K निकालोगे तो इसको बोलोगे ओवरऑल डिसोसिएशन कांस्टेंट। इसके लिए जब K निकालोगे तो बोलोगे ओवरऑल डिसोसिएशन कांस्टेंट। अगर एक एक के लिए निकालते हो, मान लो किसी इक्वेशन में एक एक स्टेप के लिए दी है तो इसके लिए K1 मान लो, इसके लिए K2 मान लो, इसके लिए K3 मान लो, इसके लिए K4 मान लो। जब इक्विलिब्रियम की इक्वेशन इसमें हम लगाएंगे तो हम लोग देखेंगे कि K जो होगा, ओवरऑल K जो होगा वो होगा K1 इंटू K2 इंटू K3 इंटू K2। ये इंडिविजुअल रिएक्शन के लिए जब एक एक लिगेंड अलग अलग हो रहा है, डिसोसिएट हो रहा है, तो K1 K2 K3 K4 है। और अगर ओवरऑल की बात करो तो ओवरऑल डिसोसिएशन कांस्टेंट हमने क्या माना है, K माना है, K इज इक्वल टू K1 इंटू K2 इंटू K3 इंटू K4। कभी क्वेश्चन ऐसे भी बना सकते हैं कि 2 स्टेप 3 स्टेप के लिए दे दें और K निकलवाएं, और कभी ऐसा भी बना सकते हैं कि ओवरऑल वाला दे दें और 3 स्टेप का दे दें, 1 स्टेप का निकलवाएं, है ना। इक्वेशन लिख करके ऐसे ही K1 K2 K4, और आपको इसमें कितनी वैल्यूज हो गई, 1 2 3 4 5 वैल्यूज हो गई, 4 दे दें और 1 आपसे निकलवा लें कोई भी। तो ये ओवरऑल डिसोसिएशन कांस्टेंट है। जब इसका अपोजिट करोगे तो क्या बन जाएगा, स्टेबिलिटी कांस्टेंट बन जाएगा। इसका मतलब अगर फर्स्ट स्टेप के लिए लिखना है आपको स्टेबिलिटी कांस्टेंट, तो फर्स्ट स्टेप के लिए β1 हो जाएगा। और β1 कैसे लिखोगे, उसकी इक्वेशन अगर लिखनी है तो β1 की अपोजिट इसके लिए रिएक्शन क्या हो जाएगी, CuNH3 होल थ्राइस +2 प्लस NH3 गिव्स दिस, लेफ्ट हैंड साइड वाला, है ना, वो β1 के लिए बन जाएगी। फिर β2 के लिए इसकी अपोजिट, β3 के लिए इसकी अपोजिट, β4 के लिए, फिर बीटा निकलेगा उससे। वो बीटा कैसे निकलेगा आपका, ओवरऑल डिसोसिएशन कांस्टेंट को अगर रिवर्स कर दोगे उससे। बात समझ में आ गई, स्टेबिलिटी और इसका क्या मतलब है। हाँ ये लिख लीजिए, कभी K1 K2 फॉर्मेट में आ जाए तो फिर दिक्कत होगी ना। हाँ कॉम्प्लेक्सेस पे चार्ज कैसे बढ़ेगा, क्योंकि अमोनिया न्यूट्रल है ना। yes. अगर वैसा होता कुछ CN होता तो फिर चार्ज का कैलकुलेशन देखना पड़ता। जैसे अमोनिया ले लिया, H2O ले लिया, तो चार्ज की दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो यानी कॉम्प्लेक्स के डिसोसिएशन कांस्टेंट और कॉम्प्लेक्स के स्टेबिलिटी कांस्टेंट का मतलब क्या है, सेंट्रल मेटल और लिगेंड को तोड़ दीजिए, अलग अलग कर दीजिए।
वहां पे जो हमने लिखा था वो वाला नहीं लिखा था, पहले स्टेप में जो लिखा है ना हमने एफिशिएंसी, उसको नहीं बोलेंगे, क्योंकि डिसोसिएशन बात करो तो लिगेंड को भी तोड़ो, है ना। वो तो एक नॉर्मल एक ऐसे डिसोसिएशन दिखा दिया मोटा मोटा। एग्जैक्टली डिसोसिएशन कांस्टेंट यही है कि किसमें टूट जाए, वो सेंट्रल मेटल और लिगेंड अलग अलग हो जाएं। डिसोसिएशन का इक्वेशन ये है, और एसोसिएशन का इक्वेशन क्या है, स्टेबिलिटी का इक्वेशन क्या है, जस्ट अपोजिट। सेंट्रल मेटल और लिगेंड को मिला करके कॉम्प्लेक्स आयन बना दीजिए, पूरा कॉम्प्लेक्स बना दीजिए, ये डिसोसिएशन का है, इसका अपोजिट करोगे तो बन जाएगा स्टेबिलिटी, है ना। तो ये वाला जो पिछला क्वेश्चन कराया, इसमें कई बार जैसे पहले नहीं कराए गए थे, कभी आया नहीं था, तो डिसोसिएशन कांस्टेंट तो बच्चों को मालूम था, लेकिन दे दिया स्टेबिलिटी कांस्टेंट, तो क्या हो गया, नहीं पता था तो गड़बड़ हो गई। कई बच्चों ने दिमाग लगा लिया तो सही। इंटीजर टाइप क्वेश्चन ज्यादा डिफिकल्ट नहीं आते हैं, तो उसमें बहुत ऐसा सुपर कंप्यूटर वाला दिमाग नहीं लगाना, सोचना है कि कैसे हो गया। मोटी मोटी बात ये दिमाग में रख। हाँ अभी आएंगे तब बोल, दोबारा जब जाएंगे तब। बच्चों को बहुत ऐसा नहीं टोक सकते ना, वो भी दिस इज नेचुरल फिनोमिनन, तो वो भी एज ए लेडी टीचर लड़के को टोके वो थोड़ा, मेरे लिए ऑकवर्ड हो जाता है, बाकी ठीक है, नेचुरल बात है, इसमें क्या कर सकते हैं, क्या बोलते हैं आप लोग, नेचर्स कॉल, क्या ही करते हैं। हाँ हो गया, कर लिया, चलिए अगले टॉपिक पे मूव करें। मेटल कार्बोनिल की बात करते हैं। मेटल कार्बोनिल में सबसे पहला पॉइंट तो याद रखना है, जो पता ही है आपको शुरू से ही, कार्बोनिल जो होता है वो जीरो ऑक्सीडेशन नंबर होता है, इसका मतलब मेटल की ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा क्या होगी, कार्बोनिल में जीरो ही होगी, है ना। जैसे मान लो ये कोई मेटल है, ये कार्बोनिल है, मेनली हम लोग बात करने जा रहे हैं, पता है ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, कैसे कंपाउंड है ये, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा, है ना। लेकिन यहाँ पे हम लोग स्ट्रक्चर में एक स्पेशल तरीके की बात करने जा रहे हैं, जिसको बोलते हैं सिनर्जिक बॉन्डिंग। क्या है समझते हैं, सिनर्जिक बॉन्डिंग क्या है समझते नोट कर रहे हैं क्या, नाम ही तो लिखा है, एक वर्ड है सिनर्जिक बॉन्डिंग, स्ट्रक्चर बनाए।
सिनर्जिक। SYNERGIC। जी नहीं रहा, अरे अच्छा जी आ गया भाई, शहीद ना करो जी को। जी है सिनर्जिक बोल रहा है ना, मैंने ध्यान नहीं दिया कि जी छूट गया। नहीं नहीं, देखो ध्यान से, क्या मतलब है सिनर्जिक बॉन्डिंग का, ध्यान से समझो। जब हम लोग बोलते हैं बनेगा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, तो बोलते हैं यहाँ पे सेंट्रल मेटल होती है और लिगेंड क्या करता है, लिगेंड के पास होते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो लोन पेयर को इलेक्ट्रॉन देता है, ये लिगेंड देता है सेंट्रल मेटल को, और कौन से बॉन्ड बन जाते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाते हैं, है ना, यही बात होती है। बोल रहे हैं लिगेंड जो है वो सेंट्रल मेटल को इलेक्ट्रॉन दे रहा है और कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जा रहा है और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बन जा रहा है। पर मेटल कार्बोनिल में क्या होता है, मेटल कार्बोनिल में मान लो जैसे ये निकल है, ठीक, अब इसके साथ CO लगा हुआ है, कार्बोनिल ग्रुप लगा हुआ है, तो ये हो गया आपका CM सेंट्रल मेटल, और ये क्या हो गया, लिगेंड। लिगेंड इलेक्ट्रॉन देता है निकल को, लेकिन साथ ही साथ इसके वैकेंट CO के वैकेंट ऑर्बिटल में निकल भी इलेक्ट्रॉन देता है। तो काइंड ऑफ एक केमिकल बॉन्डिंग में एक फिनोमिनन मैंने आपको शायद पढ़ाया होगा या जरूर पढ़ाया होगा, बैक बॉन्डिंग। बैक बॉन्डिंग पढ़ाई थी, किस किस स्ट्रक्चर में पढ़ाई थी, BF3 में बैक बॉन्डिंग पढ़ाई थी, और BF3 में क्या बताया था कि कहां से बैक बॉन्डिंग हो रही है, इसके p ऑर्बिटल और इसके p ऑर्बिटल में बैक बॉन्डिंग हो रही है, किस तरीके से, कौन दे रहा है किसको, फ्लोरीन बोरॉन को दे रहा है। यहाँ बोरॉन फ्लोरीन के बीच में एक कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है, ठीक है, बोरॉन के आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं, बोरॉन का कॉन्फ़िगरेशन होता है 2 3 का होता है ना, तो आउटर शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक फ्लोरीन, 2 फ्लोरीन, 3 फ्लोरीन से स्ट्रक्चर बना लिया इसने। बोरॉन के सेंट्रल मेटल के पास आ गए 6 इलेक्ट्रॉन, अभी भी इसके पास ऑक्टेट क्या है, इनकम्प्लीट है, इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन नहीं हुए, तो इस बोरॉन के पास डेफिशिएंसी होती है। तो क्या होता है, इसके पास डेफिशिएंसी है, एम्प्टी p ऑर्बिटल है, और फ्लोरीन भी उसी साइज का है, लगभग लगभग साइज सेम है, दोनों पीरियोडिक टेबल में सेकंड पीरियड के एलिमेंट है, फ्लोरीन भी और बोरॉन भी, तो इनके p ऑर्बिटल इनके p ऑर्बिटल का लगभग साइज सेम होता है, आसपास होते हैं, तो आसपास होने की वजह से यहाँ से इलेक्ट्रॉन इसमें जा सकता है, ये अपने इलेक्ट्रॉन इसमें भेज देता है, लेकिन ये काइंड ऑफ रेजोनेंस होता है, मतलब ये परमानेंटली इलेक्ट्रॉन को नहीं भेजता है, कभी यहाँ जाएगा और कभी इसके पास रहेगा, तो एक तरीके की बैक बॉन्डिंग बन जाती है। और इस तरीके से, क्योंकि साइड वाले एटम से सेंट्रल के पास गई, सेंटर से साइड पे आ रही थी, साइड वाले से सेंटर के पास गई, तो ये जो दूसरी एक्स्ट्रा ये वाली बॉन्डिंग है, इसको हम कहते हैं BB, बैक बॉन्डिंग। इसकी वजह से होता क्या, स्पेशल चीज आती है, बोरॉन और फ्लोरीन का जो बॉन्ड है, इसमें एक डबल बॉन्ड कैरेक्टर डेवलप हो जाता है, एक बॉन्ड तो पहले से था, एक और बन गया, डबल बॉन्ड कैरेक्टर डेवलप हो जाता है, इसकी वजह से ये जो स्ट्रक्चर है स्ट्रॉन्ग हो जाता है, और जहां पे भी बॉन्ड का नंबर बढ़ेगा दो एटम्स के बीच में, वहां पे बॉन्ड जो होगा और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, और बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। जब बॉन्ड का नंबर बढ़ता है, बॉन्ड का नंबर, बॉन्ड ऑर्डर और बॉन्ड लेंथ दोनों अपोजिट चलते हैं, तो बॉन्ड लेंथ छोटी हो जाती है, तो BF3 में इसको बोलते हैं हम लोग बैक बॉन्डिंग। पर यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हम बोलते हैं कि जनरली जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनते हैं उसमें सिस्टम ये चलता है कि लिगेंड इलेक्ट्रॉन देता है सेंट्रल मेटल को, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है, सिग्मा बॉन्ड भी कहते हैं उसको इधर से इधर जो इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं वो सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, ठीक है,
लेकिन यहाँ से इलेक्ट्रॉन CO के पास जाते हैं, वहां पे पाई बॉन्ड बनता है, और ये जो पाई बॉन्ड बनता है इसकी वजह से ये जो बॉन्डिंग हो रही है, ये जो इफेक्ट आ रहा है सिनर्जिक का मतलब होता है दोनों साथ साथ, आपने दिया तो हमको भी इलेक्ट्रॉन देने हैं, तो ये सिनर्जिक इफेक्ट दिखाई देता है, इसलिए इस तरीके की बॉन्डिंग को हम क्या कहते हैं यहाँ पे, सिनर्जिक बॉन्डिंग, सिनर्जिक इफेक्ट। ये कहाँ देखा जाता है, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स में केवल किस केस में देखा गया है, मेटल कार्बोनिल के केस। नोट कर लीजिए। कुछ और भी लिखवा भी दे इसमें, थ्योरी भी, डायग्राम बनाओ फिर थोड़ी सी थ्योरी भी लिखवा दे। BF3 नहीं है, निकल और कोबाल्ट। BF3 तो रिलेट करवाया ना आपको, है ना, अभी नहीं बंद करने वाला, बहुत तेज गर्मी लग रही भाई। बना लिया। इन मेटल कार्बोनिल, 2 लाइन लिख लो, 2 लाइन लिख लो। इन मेटल कार्बोनिल मेटल कार्बन बॉन्ड, मेटल कार्बन बॉन्ड, मेटल और कार्बन के बीच का जो बॉन्ड है, मेटल कार्बोनिल में जो मेटल और कार्बन के बीच का बॉन्ड है, इसमें सिग्मा बॉन्ड कैरेक्टर और पाई बॉन्ड कैरेक्टर दोनों देखने को मिलते हैं। आपको पता है कि जहां पाई बॉन्ड बनता है, जहां डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड बनता है, बॉन्डिंग से हमको मालूम है जहां पाई बॉन्ड बनता है वहां डेफिनेटली पहला बॉन्ड तो सिग्मा ही बनता है, फर्स्ट बॉन्ड सिग्मा बनेगा, उसके बाद ही पाई बॉन्ड बनता है। जैसे हम लोग बात करें C डबल बॉन्ड C है, तो इसमें पहला बॉन्ड सिग्मा होता है और सेकेंड बॉन्ड क्या होता है, पाई होता है। तो मेटल कार्बोनिल में ऐसा देखा गया कि सिग्मा बॉन्ड कैरेक्टर भी है और पाई बॉन्ड कैरेक्टर भी है। तो होता क्या है, मेटल कार्बोनिल में CO, और ये जो मेटल है CO ने पहले इसको दिया इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे बनेगा सिग्मा बॉन्ड, और फिर मेटल देगा इसको इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे क्या बनेगा, पाई बॉन्ड। इसीलिए यहाँ पे काइंड ऑफ डबल बॉन्ड कैरेक्टर, काइंड ऑफ सिग्मा बॉन्ड कैरेक्टर दोनों ही दिखाई देंगे। इन फर्स्ट ओवरलैप, फर्स्ट ओवरलैप का मतलब पहला जो बॉन्ड बन रहा है, इन फर्स्ट ओवरलैप, इन फर्स्ट ओवरलैप donation of lone pair of electron of carbon into vacant d orbital of metal, into vacant d orbital of metal,
and formation of sigma bond. And formation of sigma bond. In second overlap, electron moves from filled metal d orbital to empty anti-bonding 2p orbital, anti-bonding 2p orbital of carbon monoxide and pi bond is formed. ठीक है, और सिनर्जिक का मतलब बता ही चुके हैं कि बॉन्ड स्ट्रांग हो रहा है, और स्ट्रांग होने के लिए कार्बोनिल ग्रुप भी काम कर रहा है और मेटल भी काम कर रहा है, दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन डोनेशन कर रहे हैं, दोनों सेम काम, जब किसी सेम गोल के लिए दो लोग काम कर रहे होते हैं तो उस इफेक्ट को बोलते हैं सिनर्जिक इफेक्ट। इसलिए यहाँ पे सिनर्जिक इफेक्ट या सिनर्जिक बॉन्डिंग इसको कह सकते हैं, इफेक्ट भी कहते हैं, है ना, इफेक्ट वर्ड आ जाए तो भी एक ही बात। हो गया। लास्ट में इसका अच्छा सा एग्जाम वो बना हुआ है, बना लेंगे डायग्राम, ऑर्बिटल डायग्राम, है ना। अब स्ट्रक्चर कुछ कार्बोनिल के देख लेते हैं, सवाल कैसे आए हुए वो देख लेते हैं। एक बार इस पे सिनर्जिक पे आया, पाई और सिग्मा करके पूछा था कुछ मेटल कार्बोनिल के स्ट्रक्चर देखते हैं। जैसे पहला है निकल, मेधांस बोर्ड पे देखिए क्या खिचड़ी पक रही है, निकल CO होल 4, है ना, तो इसमें निकल के साथ 4 CO अटैच। स्ट्रक्चर कैसा दिखाई दे रहा है अपने को, कैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, टेट्राहेड्रल सा दिख रहा है। उसके बाद है FeCO होल 5, क्या नाम देंगे इसको, कंपाउंड को क्या बोलेंगे, मतलब आई पैक नेम क्या बोल, कंपाउंड का आई पैक नेम बोलिए। पेंटा कार्बोनिल आयरन, टेट्रा कार्बोनिल निकल, ये कौन सी ज्योमेट्री दिखाई दे रही थी आपको, टेट्राहेड्रल। कभी आपको ऐसे भी दे सकते हैं 5 इन कार्बोनिल्स के नाम दे दें और आपको ज्योमेट्री लिख करके दे दें, जैसे FeCO की होती है, कौन सी दिख रही है ये, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ट्राइगोनल
बन गए। इसमें 5 ही दिए, 5 ही से क्वेश्चन बार बार दे रहे हैं। क्रोमियम के साथ है CO, नहीं बना, पीयू बन गया। क्रोमियम के साथ है CO6, स्ट्रक्चर देखिए कौन सा स्ट्रक्चर बनता हुआ सा दिख रहा है, ऑक्टाहेड्रल, ऐसे बनाते थे ना। कौन बोल रहा है तब से बटरफ्लाई बटरफ्लाई? बटरफ्लाई दिमाग पे चढ़ गया है तुम लोग को। नाम क्या है, नाम क्या है इसका? हेक्सा कार्बोनिल क्रोमियम। ये वाले से पूछा है इन्होंने क्वेश्चन, Mn2CO होल 10, डेका कार्बोनिल डाईमैंगनीज, डेका कार्बोनिल डाईमैंगनीज। इसमें पूछा था इन्होंने, क्वेश्चन भी देख लेते हैं अभी क्या पूछा है इन्होंने। एक्सेप्शन भी होता है क्या इसका? एक्सेप्शन बोले तो कितने लगा दिए मैंने, ज्यादा तो नहीं लगा दिए, 10 से ज्यादा तो नहीं लगता, देखो 2 और लगाए। वो ऐसे ही वो बन गया, पता नहीं। ये स्ट्रक्चर में एक बार पूछा है, Mn2CO होल 10 में MnMn सिंगल बॉन्ड के बीच, MnMn के बीच में सिंगल बॉन्ड है, कितने बॉन्ड है, ये चीजें पूछी गई। तो MnMn के बीच में सिंगल बॉन्ड है, नहीं, कोबाल्ट CO2 CO होल 8, कोबाल्ट 2 हैं और कार्बोनिल कितने हैं, 8 लगाने हैं अपने को। ये 8 कैसे लगते हैं देखिए, 6 इधर लगा दिए, ये कोबाल्ट है जिसमें O छोटा है, वो कोबाल्ट है, गड़बड़ ना करिए। 2 और बचते हैं, 2 बीच में लगे। इस स्ट्रक्चर में एक बार पूछा था ब्रिजिंग कार्बोनिल कितने हैं, ब्रिजिंग का मतलब जो बीच में है, 2 है ना, और साइड वाले कार्बोनिल जो नॉन ब्रिजिंग है वो कितने हैं, 6। अगर आपसे पूछ ले CO कोबाल्ट CO बॉन्ड कितने हैं, क्या पूछ लें, CO कोबाल्ट CO बॉन्ड कितने, काउंट करिए स्ट्रक्चर में।
तीन ही दिख रहे हैं मुझे, इतने सारे दिख रहे हैं, तुम लोगों को तीन ही दिख रहे हैं। कितने हैं? 10 है। बहुत सारे बता दिए। काउंट करें? चलो करो काउंट। काउंट करो सुहानी, कौन सी कथा खत्म नहीं हो रही? 10 दिख रहे हैं। कौन कौन से? एक ये, बीच में कोबाल्ट, इधर कार्बोनिल, ऐसे लेंगे ना। और कौन सा लोगे? वैसे ही नीचे भी है, वैसे ही नीचे है दूसरा, ये भी तो होगा तीसरा, ये भी हो जाएगा, ऐसे भी हो जाएगा, है ना? ऐसे इधर से भी बनेंगे। तो कितने हो रहे हैं? कितने ज्यादा नहीं हो रहे? अपनी कॉपी में स्ट्रक्चर बनाइए और गिनिए। गिनिए अपनी कॉपी में, गिनिए, आराम से शांति से गिनिए। सुनो सुनो, अरे ये देखो, एक, ठीक है, 2, 3 और 4, ठीक है। अब अगला देखो, 5, 6, 7, 8 इंटू ऊपर देखो भाई, ये दोनों साइड भी हम 18 तो नहीं है ना आंसर। बढ़ते ही जा रहे हैं लोग। 12 है, 16 है, मैम 12 है पक्का? अरे ये अरे अरे, ये क्या चल रहा है? कोबाल्ट कोबाल्ट बॉन्ड कितने हैं? एक ही दिख रहा है। कोबाल्ट कोबाल्ट बॉन्ड और कोबाल्ट सीओ बॉन्ड कितने हैं? कोबाल्ट और कोबाल्ट के बीच का बॉन्ड कितना है, और कोबाल्ट और सीओ के बीच के बॉन्ड कितने हैं? कोबाल्ट और कोबाल्ट के बीच में तो एक ही दिख रहा है। कोबाल्ट और सीओ के बीच में कितने बॉन्ड है? अच्छा, 2 ब्रिजिंग वाले भी हो गए ना। इन्होंने तो क्वेश्चन पूछा है, जो उसमें पूछा है कोबाल्ट कार्बोनिल के बीच का बॉन्ड, लेकिन टर्मिनल कार्बोनिल लेने। टर्मिनल का मतलब इधर वहां, ये ब्रिजिंग को छोड़ दिया इन्होंने, तो फिर 6 हो जाएंगे। इधर के 3, इधर के 3, 6, और उसका नंबर y दे दिया है क्वेश्चन में, और कोबाल्ट कोबाल्ट के बीच का नंबर दे दिया x,
x प्लस वाई पूछ लिया है, तो 1 + 6 7 आ जाएगा, है ना। पर एक और ये वाला भी क्वेश्चन था, जो कहाँ से आए, इतने उड़ उड़ के आ रहे हैं क्या? हम लेकिन कोबाल्ट CO सेवन लेकिन हम कोबाल्ट CO वाला देखो चलो चलो 20 कौन निकाल रहा है? अथर काउंट करो ना, सीधे स्ट्रक्चर में काउंट ही तो करना है, करो। कार्बोनिल कोबाल्ट CO कहाँ कहाँ पे मिल रहा है वो देखते हैं, है ना। तो देखो ये कार्बोनिल, कोबाल्ट और कार्बोनिल, एक कार्बोनिल, कोबाल्ट और ये कार्बोनिल, दो, फिर कार्बोनिल, कोबाल्ट और कार्बोनिल, इसको भी लेंगे, ऐसे बॉन्ड तो दिख ही रहा है, 3 हो गया। फिर इसको भी ले सकते हैं, 4। इधर की कहानी खत्म कि कोई रह गया? हम तो ये दूसरा वाला फिर इधर से भी जाएगा ऐसे, हाँ हाँ बन जाएंगे, ज्यादा बनेंगे। अब तुम्हें गिनना, हम नहीं गिनेंगे। 18 आएगा। अरे भाई तुम लोग गिन के प्रॉपरली गिन के लिख के काउंटिंग करके सारे बॉन्ड का नाम ABCD नाम रख देना और सबको काउंट करके लाना। थोड़ा बोर्ड पे डिफिकल्ट है। बात तो समझ आ गई ना, सबको कंसीडर करना है, कोई भेदभाव नहीं करना है। इन्होंने बोल दिया है कार्बोनिल, बीच में कोबाल्ट आना चाहिए और साइड में कार्बोनिल आना चाहिए। कैसा भी बन रहा हो बॉन्ड, टेढ़ा मेढ़ा सीधा जैसा भी, सबको काउंटिंग करनी है, ठीक है। अब एक और है क्या? हाँ बोलिए बोलिए। कार्बोनिल के साथ ही तो बन रहा है, कहाँ बन रहा है? मतलब नहीं नहीं नहीं, ऐसा तो कोई एक्सेप्शन मेरे दिमाग में नहीं। MN के हो गए, MN के करा दिए, Fe का करा दिया, हो गए। कार्बोनिल का तो हो गया। अरे वो भी तो पढ़ेंगे, नहीं पढ़ोगे? अरे NCERT छोड़ो, NCERT में कुछ ज्यादा थोड़ी दे रखा है, एक और पढ़ लो ना, थोड़ा सही है। शैतानी नहीं करिए। ऑर्गेनोमेटिलिक कंपाउंड, क्लासिकल एग्जांपल बताओ जो हम लोग याद रखते हैं हमेशा। ऑर्गेनो का मतलब, ऑर्गेनिक का मतलब कार्बन, मेटेलिक का मतलब RMGX, RMGX खूब पढ़ते हैं ना हम लोग, RMG, RLI एल्काइल लिथियम, ये सब पढ़ते हैं ना। ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है ना, कार्बन के साथ मेटल जुड़ी हुई है। हेलोजन नहीं होगा? सही है। टेल ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है, टेट्रा इथाइल लेड, टेट्रा इथाइल लेड। नालायक, ग्रिग्नार्ड एजेंट का फॉर्मूला तो एक्स आता है ना। बॉन्डिंग की बात करें R और Mg की, लेकिन कंपाउंड तो ग्रिग्नार्ड एजेंट RMgX है पूरा, हेलोजन तो आएगा ही। हाँ
RMG बनता नहीं है, जो बनता है वही तो लिखेंगे, वैसे तो कोई भी मेटल लिख दो, है ना, जैसे R के साथ Li का बनता है, वैसे तो कुछ भी लिख दो। कौन सा? क्या बोला इन्होंने? गिलमन? गिलमन बोल रहे हैं, लिख ले। एक और है ना, एक रिएजेंट है, कौन सा उसमें काम आता है? हम्म, लिख लो भाई ये। जिगलर नाटा कैटलिस्ट, जिगलर नाटा कैटलिस्ट। ट्राई इथाइल एल्युमिनियम, ये किसका कॉम्प्लेक्स है? ट्राई इथाइल एल्युमिनियम प्लस TiCl4, इसको बोलते हैं जिगलर नाटा कैटलिस्ट। इसमें ट्राई इथाइल एल्युमिनियम है, ये क्या हो गया? ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड। एक और था, अरे कहाँ गया? सिस्प्लेटिन का स्ट्रक्चर बता चुके हैं आपको, सिस्प्लेटिन का एंटी कैंसरस। सिस्प्लेटिन PtCl2NH3 होल ट्वाइस होता है, और वो भी उसका सिस फॉर्म होता है, एंटी कैंसरस। C2H5 होल थ्राइस Al, एक कंपाउंड ये है, प्लस TiCl4 है, दो कंपाउंड मिलके क्या बोलते हैं इसको? जिगलर नाटा कैटलिस्ट। एक और था बढ़िया सा, आ गया जो मैं बताना था। अगला लिखो PH3, क्या नाम है ये? फ्रंट सीट पे बैठे हैं, फ्रंट सीट पे बैठे हैं, उनका नाम पूछा है। अथर्व, लगातार नहीं बोलिए। रोडियम का कॉम्प्लेक्स है, रोडियम का कॉम्प्लेक्स है, फॉर्मूला है PH3P होल थ्राइस RHCl, है ना, ये होता है विल्किंसन कैटलिस्ट। इसको आप बोलोगे ट्राइफिनाइल फॉस्फीन हो गया, ये वाला रिएजेंट 3 बार आ रहा है, और RHCl, है ना, न्यूट्रल की तरह नाम लिख देंगे। न्यूट्रल में कैसे लिखते हैं? मेटल लिखते हैं, क्लोराइडो लिखोगे, ट्राइफिनाइल फॉस्फीन लिखोगे, 3 बार आ रहा है तो ट्रिस लिखना पड़ेगा। ये कौन सा कैटलिस्ट है? विल्किंसन कैटलिस्ट। आजकल उनको क्या नाम है, जेई मेंस वालों को NCERT पसंद आ रही है ना, तो इसी से उठा के पूछ देते हैं। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कहाँ कहाँ पे यूज होते हैं, ये बात हो रही है, कौन कौन से ऐसे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हैं जो आपके यूज होते हैं? जैसे गोल्ड की जो मेटलर्जी होती है,
उसमें एक कंपाउंड बनता है AuCN होल ट्वाइस। ये गोल्ड की मेटलर्जी में बनेगा, ये भी एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। निकल का कार्बोनिल NiCO होल 4, ये मॉन्ड प्रोसेस, मेटलर्जी के मॉन्ड प्रोसेस में यूज होगा। अब ये सब एडवांस में कर दिया ना मेटलर्जी, लेकिन इससे उठा के पूछ सकते हैं। ये भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। MOND मॉन्ड प्रोसेस में निकल कार्बोनिल यूज होता है। इस ये इम्प्योर फॉर्म होता है, इससे प्योर निकल निकाल। ये जितने पॉइंट्स बताए जा रहे हैं, ये बताया जा रहा है कि डेली लाइफ में भी बहुत सारे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड यूज होते हैं, जिसमें B12 लिविंग में बता दिया था आपको, हीमोग्लोबिन बता दिया था, है ना। सिस्प्लेटिन जो है वो आपका ड्रग है, एंटी कैंसरस ड्रग है, लिविंग में नहीं है लेकिन लिविंग में यूज हो रही है। और आपका बनता है एक और पॉइंट है, बस खत्म ही है। EDTA पता ही है आपको, DMG बता दिया था, निकल के साथ रेड कलर का, रेडिश पिंक कलर का कॉम्प्लेक्स बनाता है, वो दे रखा है इसमें, अलग अलग पॉइंट्स अलग अलग दे रखा। खत्म है ना। एक और जो लास्ट पॉइंट है वो बता दे, इसी का यूज का ही, ये यूजेस हैं। कौन सी फोटोग्राफी है, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में यूज होता है। ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में बनता है एक कंपाउंड जिसको हम बोलते हैं AgS2O3 होल ट्वाइस -3। हाँ, बीच में बनता है ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में। हाँ, फिल्म यूज होती है इसकी, जो AgBr से डिकम्पोज करी जाती है। In black and white photography, the developed film is fixed by washing with hypo solution, hypo बोलते हैं Na2H2O3 को, which dissolve the undecomposed AgBr to form complex ion। जो undecomposed AgBr है उसको डिसॉल्व करने के लिए यूज होती है ये, है ना। और कौन सा कॉम्प्लेक्स आयन बनाती है, AgH2O3 होल ट्वाइस, और चार्ज कितना है, -3 का। ठीक है। तो आपका चैप्टर होता है, कॉपी थोड़ी बंद करनी, चैप्टर खत्म हुआ ना। चैप्टर खत्म होने का मतलब कॉपी थोड़ी बंद होती है। जैसे ये NCERT में लिमिटेशन ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी दिया है, कहाँ कहाँ लिमिट कर रहा है, फिर ऐसे लिमिटेशन ऑफ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, ये याद कर लेना है आपको एक एक पॉइंट को। कौन सी थ्योरी क्या बताती है और क्या नहीं बता पाती है, ये लिमिटेशन है। लिमिटेशन बताया नहीं मैंने, आपको करना है, आपको करना है, मैंने ये बोल दिया। नहीं नहीं, उधर आ जाओ, उधर उधर चलो। नहीं नहीं, पीयू हेडिंग डालिए। अरे अभी खत्म हुआ है, पर ऐसे थोड़ी खत्म हुआ है। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, सीरीज नहीं लिखी थी ना आपने, स्ट्रॉन्ग वीक लिख के छोड़ दिया था। सीरीज कौन लिखेगा, सीरीज का क्वेश्चन आ जाएगा तो। आप तो चैप्टर खत्म करने में लगे हैं, बस जल्दी से खत्म हो जाए। 8-10 तो है ही, याद तो करने पड़ेंगे 8-10 तो। अरे लिगेंड नहीं याद करोगे ये सारे,
सीनियरिटी टेबल नहीं है, ये सीरीज है। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज हेडिंग डाल ली, लिख लीजिए सीरीज, बोलिए नहीं। ऑथेंटिक सीरीज कितने गई? ये एनसीईआरटी की है ना, उसकी नहीं लिखवाना चाहते, उससे पूरा काम नहीं बन पाता है, आधा अधूरा रह जाता। इसमें मिलेगा नहीं। इसके लिखवाना नहीं चाहते हैं पर लिखो। ओए स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज लिख लो, इसमें सारे हैं नहीं, काम नहीं यहाँ पर। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जितने लिगेंड्स हैं वो वीक से स्ट्रॉन्ग की तरफ लगाए गए हैं ना। वीक कौन सबसे है, फिर स्ट्रॉन्ग कौन है? वीक टू स्ट्रॉन्ग लगाया है किसको? लिगेंड्स को। कौन कैसी फील्ड प्रोड्यूस करेगा? कौन जो स्ट्रॉन्ग होगा वो ज्यादा स्प्लिटिंग, जो वीक होगा वो कम। आई माइनस सबसे छोटा मतलब सबसे कम, फिर बी आर माइनस, एस सी एन माइनस, फिर आ गया सी एल माइनस, एस माइनस टू, आफ्टर दैट एफ माइनस, फिर ओ एच माइनस आएगा, फिर C2O4 माइनस टू ऑक्सिलेट। याद करना पड़ेगा इसको, इसकी एक ट्रिक भी है, हम लोगों ने शायद ट्रिक से याद। NCS माइनस, EDTA माइनस 4, NH3, EN, CN माइनस, CO। सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग इसमें कौन सा दिखाई दे रहा है? CO। अरे भाई कितनी बार जाना होता है हैं आयुष? सुन लिया, सुन लिया, ऐसी बात नहीं है, सुन। EDTA माइनस 4। आजकल बच्चे को बुराई भी लग जाता है ना, तो क्या ही मैं करूं, ये भी देखना पड़ता। सवाल करा दे इस पे एक अच्छा सा बढ़िया सा, स्पेक्ट्रो पे एक सवाल करो सुंदर। हाँ ऐसा है, अभी मुझे याद नहीं है, मैं बता दूंगी, उस ट्रिक से ही याद करेंगे, फिर ट्रिक से याद रखेंगे तो याद हो जाएगा, ऐसे याद नहीं। हमने ट्रिक से ही किया था। एक क्वेश्चन करा देते हैं, इस पे देख रहे हैं। बुक में बहुत जल्दी क्वेश्चन दिख जाते हैं, इसमें दिखते नहीं। 9 और 11 में आ गए, इतने में तो है नहीं, पहले ही था। क्या हुआ अथर्व? बोल तो नहीं रहते। शैतानी ना करें। बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन था, गायब ही कर दिया, ग्राफ था बढ़िया सा।
चले ही जा रहे हैं। अरे कौन सी वेबसाइट है? ग्राफ था बड़ा सुंदर सा। इसमें देखते हो सकता दिया होगा, इसके पहले का होगा। इसी पे बेस्ड क्वेश्चन है ना, तो उसको कराए तो ज्यादा अच्छा है। इसमें पीछे दिए रहते हैं ना, मेंस के क्वेश्चन दिए रहते हैं। बुक नहीं है तुम लोग के पास ये वाली? हाँ, ये बुक नहीं है आपके पास सिंगेज? इसमें तो है नहीं जो मैं कराना चाह रही हूँ। क्या बेटा? नहीं, लास्ट में दिए तो हैं, पर मैं जो क्वेश्चन कराना चाह रही हूँ वो नहीं है। मार्क्स है ना, ग्राफ जैसा दिखेगा क्वेश्चन में। हम जैसे अपनी सीवरेज वाली क्वेश्चन देख पीवाईक्यू वाली बुक है आप लोग के पास? जल्दी लाओ, जल्दी लाओ, भाग के लाओ। भाग के लाओ, क्वेश्चन तो ढेर सारे हैं, बट जो जो इस पे इस टॉपिक से रिलेटेड है वो कराना चाहते हो वो तो कराए। एडवांस में तो नहीं आया था कहीं, देख लें। ये ना एक वाली है ना, मार्क्स वाली। इसमें देख लेते कहीं ऐसा ना उसमें आई हो, लेकिन मेरे ख्याल से वो मेंस का ही था सवाल। जल्दी खोलो, फास्ट। इसमें एडवांस में भी इजी क्वेश्चन आए हुए हैं इस चैप्टर में, तो लड्डू सवाल आए हैं। कोई ग्राफ दिख रहा है? पुरानी होगी, नहीं है। क्या दिक्कत है? अरे इसमें होगा, 41 में होगा। तुम्हारे पास नहीं है? एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं मिल रहा है, चलो मैं कराती हूँ। ये पुरानी है, ये बहुत ये। कौन लाया ये? बाहर से तो पहले क्या? इसमें नहीं है वो सवाल, ग्राफ बना हुआ दिख जाएगा वो। चलो मैं बताती हूँ, एग्जैक्ट नहीं है तो तुम लोग निकालो ना गूगल शुगल पे, ग्राफ क्वेश्चन इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। चलो मैं बताती हूँ, समझाती हूँ, पर गूगल पे निकालो, मिल जाए तो अच्छी बात है। इन जेई मेंस का ही है सर। चलो मैं बता देती हूँ, क्वेश्चन तो बता देती हूँ। ग्राफ क्वेश्चन इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इन जेई मेंस, पूरा डाल दोगे ना ग्राफ का फोकस। क्वेश्चन क्या था समझ लो, देखो ध्यान से। आपके 3 कॉम्प्लेक्सेस दिए हुए थे, 3 कॉम्प्लेक्सेस दिए थे, है ना। मान लीजिए कोई सेंट्रल मेटल है कोई,
उसके साथ एक बार लगा हुआ है अमोनिया, है ना, कोई नंबर में, एक बार मेटल में लगा हुआ है Cn माइनस, है ना, और एक बार मान लो मेटल में लगा हुआ है Cl, है ना, उस सेम मेटल है, उसके साथ अमोनिया लगा है एक कॉम्प्लेक्स में, दूसरे कॉम्प्लेक्स में Cn लगा है, तीसरे कॉम्प्लेक्स में Cl लगा हुआ है। क्वेश्चन का पैटर्न मैं बता दे रही हूँ। एक को नाम दे दिया इन्होंने A, दूसरे को नाम दे दिया B, तीसरे को नाम दे दिया C, ठीक है। और इन्होंने बोला कि जो आपकी वेवलेंथ जो ये एब्जॉर्ब कर रहे हैं वेवलेंथ, उसके लिए इन्होंने ग्राफ प्लॉट किया है। वेवलेंथ जो एब्जॉर्ब कर रहे हैं उसके लिए इन्होंने क्या किया है, ग्राफ प्लॉट किया है। एक ग्राफ इस तरीके से है, एक आपका ऐसे है, दूसरा मान लो इस तरीके से, है ना, ऐसे दे रखा है, इस तरीके से ग्राफ्स दे रखे हैं। यहाँ पे लैम्डा है, यहाँ पे कॉम्प्लेक्सेस है, ठीक है, और इन कॉम्प्लेक्सेस को अलग अलग नाम दे दिया है। इसको नाम दे दिया है 1, इसको नाम दे दिया है 2, इसको नाम दे दिया है 3, ठीक है। तो अब आपको ये बताना है कि मैचिंग टाइप ऑफ क्वेश्चन था कि कौन सा ग्राफ किसके लिए है, ए के लिए कौन सा ग्राफ होगा, बी के लिए कौन सा ग्राफ होगा, और सी के लिए कौन सा ग्राफ होगा। पैटर्न ऑफ क्वेश्चन ये है, ठीक। अब अटेम्प्ट कैसे करना है, क्या सोचना है इसमें। अगर हम लोग स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को देखें तो अमोनिया यहाँ पे आ रहा है, Cn माइनस सबसे ज्यादा पे आ रहा है, स्ट्रॉन्ग है, और आपका Cl जो है वो पहले आ रहा है ना, वीक है। यानी कि अगर देखो तीनों लिगेंड में तो सबसे ज्यादा वीक कौन सा है, Cl है, उससे कौन सा आ रहा था फिर अमोनिया, और सबसे ज्यादा अमोनिया सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, Cn माइनस सबसे ज्यादा पे आ रहा था, ठीक है, ये देख लिया हमने। तो जो लिगेंड सुहानी बोर्ड पे देखिए, जो लिगेंड सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है वो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग सबसे ज्यादा कराएगा। यानी Cn माइनस वाला जो कॉम्प्लेक्स होगा उसमें डेल्टा O की वैल्यू सबसे ज्यादा आएगी। अगर ऑक्टाहेड्रल सारे कॉम्प्लेक्सेस हैं तो जो Cn माइनस वाला कॉम्प्लेक्स होगा उसके लिए डेल्टा O की वैल्यू हाईएस्ट होगी Cn माइनस वाले कॉम्प्लेक्स के केस में, है ना, और डेल्टा O की वैल्यू लोएस्ट किसके लिए आएगी, Cl माइनस के केस में। और मैंने आपको बताया है कि एनर्जी जो होती है वो Sc बाई लैम्डा, एनर्जी किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, लैम्डा के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो इस क्वेश्चन को कैसे सोचना है, जहां पे स्प्लिटिंग ज्यादा वहां पे क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी ज्यादा, तो वहां पे वेवलेंथ क्या आएगी, सबसे छोटी आएगी। तो जिसका पीक सबसे छोटा हो, जो सबसे, मान लो ये थोड़ा ऊपर कर दो, जो सबसे छोटा दिख रहा है उसके लिए डेल्टा O की वैल्यू क्या होगी, हाईएस्ट होगी, उसी के लिए वेवलेंथ क्या होगा, लोएस्ट आएगा, ठीक है। तो किससे किसको मैच कर दें, Cn माइनस के लिए डेल्टा O की वैल्यू सबसे ज्यादा, तो बी वाले के लिए लैम्डा O सबसे ज्यादा, तो वेवलेंथ सबसे कम, सबसे कम वेवलेंथ वाला ये दिखाई दे रहा है, तो आपका बी को मैच कर दें किसके साथ, 1 के साथ। बात समझ आ रही है। और Cl माइनस वाला जो कॉम्प्लेक्स है C है, इसमें सबसे कम डेल्टा O आएगा, तो इसमें वेवलेंथ सबसे क्या आएगी, हाईएस्ट आएगी, यानी 2 को मैच कर दो किससे, C से। अब एक ही बचता है कौन सा, A को मैच कर दें किससे, 3 से। बात क्लियर है। क्वेश्चन मुझे एग्जैक्ट ग्राफ नहीं याद आ रहा है, पर पैटर्न ऑफ क्वेश्चन यही है ना, पैटर्न ऑफ क्वेश्चन यही था। ऐसे कॉम्प्लेक्सेस 3 दिए थे और इसमें हमको कैसे सोचना था, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से कि हाँ लैम्डा अपने आप कम हो जाएगी, है ना, तो ऐसे सोच सकते थे।
एक अपनी क्लास के लास्ट सवाल कौन करेगा? जल्दी से बोलो, कौन करेगा लास्ट क्वेश्चन? कोई क्यों नहीं करना चाह रहा है भाई? क्वेश्चन है क्या बोलना है? किसको क्या बोलना है? हाइब्रिडाइजेशन तो अभी निकालने को दूंगी तो आप कल तक निकालेंगे, तो मेंस का ही सवाल दे देती हूँ। एडवांस में ज्यादा हाइब्रिडाइजेशन पूछ रखा, तो मेंस का ही कर लो, छोटा क्वेश्चन होगा, जल्दी कर लो। सारे टॉपिक आपके हो गए हैं, इसमें भी पहला सवाल हाइब्रिडाइजेशन। चलो भैया, कर लो बात। देखते हैं कौन इसका आंसर फास्ट देता है, शॉर्ट में लिखेंगे। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स विद फॉर्मूला COCl3 ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। ये रिएक्शन कर रहा है एक्सेस ऑफ AgNO3 से, AgNO3 के एक्सेस से रिएक्शन करा रहे हैं इसकी। ये देता है 2 मोल्स ऑफ AgCl, AgCl के 2 मोल्स देता है रिएक्शन करने पे। कंसीडर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ CO in complex is X. Oxidation number of CO in complex is X. CO की ऑक्सीडेशन नंबर X मान लीजिए, तो आपको निकालना है X प्लस N की वैल्यू, इंटीजर टाइप क्वेश्चन। चलिए, पहले या दूसरे लेक्चर में सिखाया था ऐसा रिएक्शन, AgNO3 से रिएक्शन करके AgCl का PPT बनता है, 2 बनता है, 1 बनता है, तो उसका क्या मतलब है? अरे याद नहीं है, पलटने लगे, पहला दूसरा बोल दिया था। हिंट देना नहीं चाहिए लेकिन दे देते हैं। फोर तो ऑप्शन ही नहीं है। ऑप्शन क्या है? नहीं नहीं, हम ऑप्शन नहीं, ये तो पता नहीं आ रहा है हम 6 है का आंसर। नहीं। 16 है। 7 है इसका आंसर, 7। ऐसे अंदाजा नहीं लगाइए, सॉल्व करिए। ऑक्टाहेड्रल पहली लाइन है, देखिए लाइन से क्वेश्चन को पकड़ा करिए। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, मतलब मोनोडेंटेट लिगेंड अगर लगाओगे तो 6 लगाने हैं कॉम्प्लेक्स के अंदर। अंदर कितने लगाने हैं? 6 लगाने हैं, है ना? तो कोबाल्ट के साथ 6 लगाने हैं आपको। और एक इंफॉर्मेशन इन्होंने ये दी कि 2 AgCl मॉलिक्यूल बन रहे हैं। 2 AgCl मॉलिक्यूल तब बनेंगे जब 2 Cl माइनस फ्री होंगे। 2 Cl माइनस फ्री होने का मतलब है 2 Cl बाहर की तरफ हैं। कॉम्प्लेक्स के जो बाहर होंगे वही Cl माइनस के फॉर्म में निकलेंगे, वही AgCl बनाएंगे। तो फॉर्मूला में ऑलरेडी दे रखा है कि Cl कितने हैं आपके? 3 है, तो 2 तो आपने बाहर ही कर दिए, तो यानी कि कोबाल्ट के साथ एक Cl तो अंदर होगा, तो अमोनिया कितने हो जाएंगे? 6 बना लगाने हैं आपको ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के हिसाब से, तो एक Cl आपने लगा दिया तो 6 अमोनिया लगाने पड़ेंगे, 6 मोनोडेंटेट 5 लगाने पड़ेंगे, ठीक है। तो X की वैल्यू क्या आ गई? अमोनिया कितने लगाए हमने? N की वैल्यू क्या आ गई? अमोनिया लगा दिया हमने 5, तो N की वैल्यू आ गई 5।
अब कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन नंबर x बोली गई है तो ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लो फटाफट से। 2 Cl बाहर है तो यहाँ पे इस कॉम्प्लेक्स में चार्ज कैसा आएगा, +2 का। कॉम्प्लेक्स में -2 कैसे आ रहा है, Cl। अगर 2 Cl बाहर है तो यहाँ चार्ज +2 आएगा। ऑनलाइन बच्चों बात समझ आ रही है। कोबाल्ट को x मान लो, Cl का -1 हो गया, 5 अमोनिया का 0 हो गया और चार्ज कितना आ जाएगा, +2, क्योंकि 2 Cl बाहर है यानी कि Cl -2 है। तो x क्या आ जाएगा आपका, x आ जाएगा आपका प्लस का 3। कौन 8 बोला जा रहा है, हम जब मैं पूछ रही हूँ x क्या आ जाएगा तो 8 कौन बोलने को कह रहा है, x आ गया 3। तो अब x प्लस n पूछा था आपसे तो अशित आपने आंसर एकदम सही दिया था 8। आंसर विल बी, ठीक है। तो थोड़ा दिमाग के घोड़े दौड़ाइए। ये जिस क्वेश्चन में कोई लाइन लिखी है तो आपके हिंट के लिए लिखी है। ऑक्टाहेड्रल लिखा है तो क्या मतलब है, 2 मोल AgCl दे रहा है तो क्या मतलब है, सब सोचेंगे। थोड़ा सा बुद्धि बंद करके नहीं बैठना है, नहीं लेक्चर खत्म दिमाग बंद। चलिए आज की क्लास हो गई आपकी। जय श्री राम। चलिए।